हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट मतलब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर बहुत सारे लेसन्स हमने देखे थे, लगभग 17-18 लेक्चर्स हो चुके हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ बच्चों के जैसे कमेंट आए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही हम न्यूमेरिकल सेक्शंस लेके आएंगे। तो आज जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उस पर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शंस लेके आए हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पहले तो सोल्व कराऊंगा खुद, और कुछ आपको घर से करने के लिए दूंगा। दोनों मीडियमों में इक्वल चलेगा, दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से देखें। एक बार देखने के बाद इसको दोबारा प्रैक्टिस भी करें। आज ही नहीं, इसमें 2-3 लेक्चर आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स जो होंगे आपके 12th के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई आरबीएसई, सबके लिए इक्वली इंपोर्टेंट होंगे। एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एक्स-वाई ग्रुप होते हैं जो आपके, वो हो गए। आईआईटी जो आपके नीट वगैरह होते हैं उनके लिए, क्योंकि आईआईटी और नीट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे जो हमने पढ़ा, जो आज पहली बार है लेसन इस चैनल पे, पहली बार इसको देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने लेक्चर्स एक बार देखिए। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं, 20-25 मिनट के सारे लेक्चर है, 5 लेक्चर फ्लक्स से रिलेटेड जो है, 5-6 लेक्चर है, वो आप देखिए तो आपको बहुत शानदार समझ में आएगा। बाकी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट के सारे लेसन देते तो आपके शायद ऐसे कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपके समझ में ना आए। तो हम देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाई, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। डॉट का मतलब cos थीटा आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर इंटेंसिटी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, उसके कारण हमने इंटेंसिटी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या आता है? 2k लैम्डा अपॉन r। जो शीट के कारण, मतलब नॉन कंडक्टिंग शीट होती है, तो उसके कारण जो आता है वो क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉट कंडक्टिंग है ये, नॉन कंडक्टिंग। ई जो कंडक्टिंग शीट होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो स्पेयर होता है, ई कंडक्टिंग स्पेयर होता है, उसके कारण क्या आता है आपके पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कब? जब आउटसाइड निकालें। सरफेस पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो यहां पे आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर इनसाइड देखूं तो कंडक्टिंग के लिए, चाहे स्फेरिकल शेल हो, कंडक्टिंग स्पेयर हो, 0 आता है। ऐसे नॉन कंडक्टर की अगर बात करूं तो उसके लिए भी सरफेस, पहले आउटसाइड देखो, आउटसाइड के लिए आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस के लिए आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे ई इनसाइड का आता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की क्यू। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, वो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। फिर अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है क्यू बाय एल। सिग्मा होती है वो होती है क्यू अपॉन एस, और लैम्डा रो, ठीक है। रो जो होता है, रो का मतलब, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन जी। ये आपके मेन फॉर्मूले थे, इनको नोट करो फटाफट। कर लिया होगा, क्योंकि हमने साथ साथ वहां देखे थे। कहां पे? जब मैंने आपको लेक्चर्स कराए थे, सबके रिजल्ट आते गए थे, मैंने सबको बॉक्स बना के इंपोर्टेंट भी बताया था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? ए हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट्स कर्व्ड सरफेस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इट्स बेस, परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। अब ये समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास ये जो अर्धवृत्त दिया, अर्ध सर्किल दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, जो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो जो कि एक दो केस है, पहला पैरेलल बेस की, बेस ऐसा है तो ये भी पैरेलल हो गई, दूसरा परपेंडिकुलर है बेस की। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है मेरे को। क्या करना है? तो मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो कि किससे एसोसिएट हो? कर्व्ड सरफेस से। कहने का मतलब, हिंदी वाले बच्चे देखे ध्यान से, कि एक मेरे पास क्या दिया? अर्ध गोला दिया है, जिसको इस हिसाब से रखा गया है। विद्युत क्षेत्र दोनों स्थितियों में, पहले यहाँ आधार के समांतर है, यहाँ पे लंबवत है, तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है। तो अब आप देखो,
मैंने आपको बताया गाउस लॉ जो होता है वो क्या कहता है, क्यू परिबद्ध या बाउंड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों डायग्राम या फिर क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज बाउंड है भी या नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज बाउंड नहीं है। जब कोई चार्ज बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्यू बाउंड कितना हो गया, क्यू बाउंड बराबर 0, जैसा मैंने यहां लिखा है फॉर बोथ सिचुएशंस क्यू बाउंड इक्वल्स टू 0। तो फ्लक्स इक्वल्स टू मतलब फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाउंड 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 5 टोटल इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। इस पूरे सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, ये सेमी जो आपके हेमिस्फीयर इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब कर्व निकालना है तो इजीली निकालेंगे, कैसे देखते हैं। पहला देखो फॉर केस ए, पहला केस क्या कहता है, ध्यान से देखो। पैरेलल टू इट्स बेस, जब बेस के पैरेलल है तो बेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 5 बेस बराबर, अब ये भी क्या बताया आपको, E डॉट ds। तो देखो E ds कॉस ऑफ थीटा, उसने क्या कहा, पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एंगल E और ds, ये एरिया और ये E कितना एंगल है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब E 0 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एक मिनट सॉरी, ds की डायरेक्शन देखनी है, ये तो प्लेन की है, तो ds किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है ना भाई। ds कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये ds है, ऐसे है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ds नीचे हो गया, तो ds ये हो गया और ये e हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे पैरेलल लिखा है, ये बात कंफ्यूजन हो तो मैंने जो लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताया है उसके अंदर देखना, मैंने एक एग्जांपल कराया भी था एक प्लेन का, और बहुत अच्छे से समझाया था कि प्लेन का एंगल और उसके परपेंडिकुलर का एंगल कैसे निकलता है। cos 90 यहां रखो, E ds cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 5 बेस कितना आ गया 0। लेकिन मुझे क्या 5 बेस निकालना नहीं, कर्व सरफेस से रिलेटेड निकालना है, कोई बात नहीं, कर्व सरफेस से देखते हैं। सिंस 5 बेस प्लस 5 कर्व सरफेस बराबर 5 टोटल होगा नहीं होगा, होगा ना, क्यों होगा बच्चों, देखो ये बेस हो गया, ये कर्व सरफेस हो गया, जब दोनों को मिलाएंगे तभी तो टोटल बनेगा। बेस की वैल्यू क्या है, ये 0 प्लस 5 कर्व निकालना है मेरे को, 5 टोटल कितना आ रहा है 0। ओवरऑल वी फाउंड दैट 5c इक्वल्स टू 0, मतलब कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो गया, पहले केस में 0। आ गई बात समझ में, मतलब इससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। आ रही है बात समझ में, इसको नोट करो फटाफट, फिर सेकंड केस बताता हूं। कर लिया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड केस इसका, केस सेकंड। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसके पैरेलल है, तो अब देखो ये एरिया है जो ये नीचे की तरफ देख रहा है ऐसे, और फ्लक्स E की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, E ऐसे देख रहा है, ds ऐसे देख रहा है। ओवरऑल अगर मैं दोनों लाइनों को मिला दूं तो थीटा बराबर 180 बन रहा है, नहीं बन रहा, पाई बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही निकालो पहले। 5 बेस बराबर E ds cos थीटा, वही वेक्टर लगा लेना आप लोग, थीटा कितना है 180, E ds cos 180, cos 180 कितना होता है -1, तो यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है E ds, ये -1 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इसको -e × ds ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे इसमें रेडियस मेंशन नहीं की, मान लो रेडियस स्मॉल r होती, अगर मान लो स्मॉल r रेडियस होती तो बेस कैसा है, सर्कल होता है ना भाई, अर्धगोले का जो बेस बनता है वो सर्कल की तरह बनता है। एरिया क्या बनता है, ये भी छोड़ सकते हो आप, नीचे पे ऐसे लिख सकते हो, E एरिया कितना बनेगा πr², ये आपके आ गया 5 बेस, तो वही अभी क्या बताया, 5 बेस प्लस 5 कर्व सरफेस बराबर 5 टोटल, बेस की वैल्यू -e πr², 5 कर्व चाहिए मेरे को, तो ये देखो 0, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यूनिट क्या होती है वोल्ट इंटू मीटर। अगली बात समझ में, नोट कर लो, सेकंड केस आ रहा होगा समझ में, क्यों ये ऊपर जा रहा है
पहले बेस से रिलेटेड निकाल लिया, फिर हमारा क्या बच गया, कर्व सरफेस निकाल लिया और दोनों के लिए टोटल निकाल के लाए थे। इसको राइट डाउन करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक लाइन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करा करो खुद सोल्व करने की। फिर नहीं तो सॉल्यूशन बाद में आ ही जाए, मैं कर ही रहा हूं साथ साथ आपके, फिर आप उसको मैच करने की कोशिश करा करो, अगर आप ऐसा कर सको तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.03 मीटर of charge 7 microcoulomb is placed इसके अंदर भी दो पार्ट एक तरह से। कैलकुलेट द रिलेटेड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बी इफ रेडियस become double then what will be effect on flux, फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर किसी सर्कुलर जो सरफेस है, वृत्ताकार जो सरफेस है, उसके सेंटर पे अगर कितना चार्ज रखा हो, 7 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हो, जहां पे उसकी त्रिज्या कितनी 0.03 मीटर है, तो उससे संबंधित फ्लक्स निकालो, और अगर त्रिज्या को डबल कर दे तो फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो गिवन है। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चन करते हैं, जो भी पूछा जाए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाए उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्वांटिटी छांटते हैं, क्या क्या दी गई है। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या दिया गया है, रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 0.03 मीटर। दूसरा दिया गया है क्यू, जो कि बाउंड है 7 माइक्रोकूलम। माइक्रो के अंदर क्या फोनेटिक निकल रहा है, -6, समझाया था आपको, 7 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। रिलेटेड फ्लक्स उसने कहा सेंटर पे रखा है, एक सर्कुलर स्फीयर है, इसके सेंटर पे रखा है ये चार्ज। तो एक बात बताओ, ये बाउंड हो गया नहीं हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या लग जाएगा, कूलम। ये गाउस लॉ लगाऊं बाय द यूजिंग ऑफ गाउस लॉ, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाउंड कितना है 7 × 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। आगे बात समझ में, इसकी जो इकाई और यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सॉरी, इसकी होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट बैलेंस कर लेंगे। अभी देखो आप जब आप इसको सोल्व करोगे, मैथमेटिकल से आप सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.6 × 10⁵ वोल्ट इनटू मीटर। देखो ये डिवाइड जो करने की बात है ये आप कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है, बट ये मत सोचो कई एग्जामों में से इजी क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ये क्यों पूछा है क्वेश्चन, कई बार कई बच्चे बोलते हैं सर रेडियस का काम नहीं लिया, जो कि सेकंड पार्ट अब आपको दिया है, तब आपको रेडियस पे ध्यान रहेगा। अगर सेकंड पार्ट नहीं देता तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, रेडियस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे इसके अंदर आर वगैरह कोई फॉर्मूला बना देते हैं। तो याद रखो जब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, बाउंड चार्ज दिया जाए, तो गाउस ने रेडियस मतलब ज्योमेट्री के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला था, बस चार्ज बाउंड होना चाहिए। तो कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन भी इजीली मेंशन हो रहा है आपके कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों, फ्लक्स नो चेंज रहेगा क्योंकि चार्ज तो बाउंड ही रहेगा। डबल मतलब इसको यहां पे घुमा दो तो भी चार्ज तो नहीं रहा, चार्ज के अमाउंट में चेंज नहीं किया ना। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो इसको नोट कर लो।
हो गया, कर लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग दो तीन क्वेश्चन के अंदर ये लगातार सीरीज लेके आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर, दो तीन लेक्चर्स करेंगे तो जिनके अंदर टफ इजी का लेवल रखेंगे। अभी इजी से टफ की ओर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये आपके हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि एक फिगर दे रखा है और उसके सेंटर पे वो सेमी सर्कुलर है। उसने क्या कहा है, क्वेश्चन थर्ड देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर a charge small q is placed at the center of a hemispherical surface find the outgoing flux through the surface। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा है कि एक फिगर दिया है, फिगर कैसा दिया है देखो, कुछ नहीं दिया, ऐसा फिगर दिया, यहां पे चार्ज रखा है। उसने कहा है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमीस्फीयर सरफेस। हेमीस्फीयर सरफेस का जो सेंटर है, मतलब अर्ध गोले का जो सेंटर है, केंद्र है, उस पर एक चार्ज ऐसा रखा है क्यू, और इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। अब इसके लिए क्या करें, गाउस लॉ में लगा दो, लगाने को बहुत आसानी से, लेकिन गाउस कहते हैं चार्ज बाउंड होना चाहिए। यहाँ तो चार्ज बाउंड ही नहीं है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका हम इसको कल देखेंगे, मतलब जब मैं आपको क्यू प्रॉब्लम पढ़ा दूंगा कि चार्ज कैसे हाफ हो गया। एक दूसरा तरीका और है कि मैं क्या चाहूंगा, इसको बाउंड कर दूं। तो बाउंड कैसे कर सकता हूं, जैसा सरफेस नीचे माना वैसी की वैसी ज्योमेट्री ऊपर कंसीडर करूं, डिट्टो उसी रेडियस की, सब कुछ वही। ये मान लो इसी की परछाई ऊपर लेनी है, शीशा रखा तो बिल्कुल रोका हो। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री दो बार हो गई। भाई ये था मेरे पास, ये कटोरी थी, यहां पे चार्ज रखा था, मैं इसके ऊपर एक और कटोरी सेम वैसी की वैसी उल्टी रख दूं, ये पैक हो गया। पैक होने के बाद पूरा एक गोला टाइप का बन गया, क्यों अर्धगोला था तो अर्धगोला मिलके क्या बन गया, पूरा गोला बन गया। हेमीस्फीयर हेमीस्फीयर मतलब टोटल स्फीयर। तो अब गाउस लॉ क्या कहता है, सॉल्यूशन देखो, गाउस लॉ कहता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाउंड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, या क्या आंसर आ गया फाई टोटल। लेकिन ध्यान सुनो, कब आता है जब पूरा स्फीयर देता। उसने क्या कहा है, आधा स्फीयर है। आधा स्फीयर पूरे का कितना भाग होता है, हाफ होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फाई हेमीस्फीयर, या फाई रिक्वायर्ड बराबर क्या होगा, फाई टोटल का हाफ, क्यों आधा होता है तो फ्लक्स भी हाफ निकलेगा। तो आंसर क्या आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन फ्लक्स से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। स्पेशली आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके तो पेपर में फ्लक्स से क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, लगभग 70-80 टाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आ ही जाता है कोई ना कोई। गाउस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीएससी, वैसे तो सभी बोर्डों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, फिर भी स्पेशली आरबीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर लिया वो नोट आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, on charging a
conducting sphere of radius 10 centimeter with a charge of 3.14 microcoulomb. How much will be its surface charge density? ठीक है, क्वेश्चन आपको देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा यदि एक स्फीयर है जो चालक का स्फीयर है, तो उसका रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर, उसको कितने से चार्ज किया गया 3.14 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसके अंदर देखो एक पार्ट और बना देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है ए, ये ए क्वेश्चन है, ये बी। Also calculate the electric flux at distance r equals to 9.5 centimeter from the center। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, calculate electric field at distance r equals to 15 centimeter वही from the center। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स पूछ रहा है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हो, दोनों ही निकलेंगे यहाँ पे। तो मैंने दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए आपको। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्ट हो इसके अंदर। क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखो। क्वेश्चन उसने क्या किया, त्रिज्या दे दिया आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखो उसका। सबसे पहले आपको क्या बताया कि गिवन अप छाट लिया करो। क्या क्या दे रखा है, गिवन अप रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये तो होगा। चार्ज कितना दे रखा है, Q इक्वल्स टू 3.14 माइक्रोकूलम। इसको कैसे लिख सकता हूं, माइक्रो का मतलब -6 फिर कूलम। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको शुरू में बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। आप देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज, सर S तो दिया ही नहीं, कहां से लाए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। उसने कहा कंडक्टिंग स्फीयर वर्ड दिया है, जैसा वर्ड दिया है स्फीयर, तो स्फीयर मतलब गोला। तो गोले का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। आगे बात समझ में। आप देखो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.14 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 अपॉन 4 एज इट इज, पाई का मतलब 3.14 इंटू r स्क्वायर, मतलब इसको लिख लो चाहे 10 की पावर -1 लिख लेता हूं। क्यों, देखो भाई 0.1 मीटर तो ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -1 मीटर लिख लेता हूं, सोल्व करने में आसानी रहेगी। 3.14 से 3.14 कैंसिल, 10 की पावर -6। अब देखो 10 की पावर -1 इंटू 2, 10 की पावर -2, ऊपर गए तो +2 अपॉन में 4। तो ये क्या आ गया, इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 10 की पावर -4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो इसका मतलब सिग्मा इक्वल्स टू आ गया 0.25 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट क्या आएगी, कूलम बाय मीटर स्क्वायर, एरिया की कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बी देखो, क्वेश्चन बी के अंदर क्या है, उसने कहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, R इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 9.5 सेंटीमीटर का गोला हो गया। अब एक बात बताओ, जो नए हैं जिनको नहीं समझ में आ रही ये बात, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें, इंटेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर मैंने कराया था, वहां बताया था अगर इंट्रिंसिक पॉइंट हो, सॉरी
इंटरनल पॉइंट हो, इंट्रिंसिक नहीं, इंटरनल पॉइंट हो, जो अंदर वाले बिंदु होते हैं उनके लिए जो इंटेंसिटी निकलती है वो 0 होती है। तो अब 9.5 लिखो या 9.9 ही मान लो, चाहे वो भी 10 से तो छोटा है भाई, 10 से तो छोटा है ना। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इंटरनल पॉइंट पे कितनी होती है, E इंटरनल इक्वल्स टू 0 होती है। तो एट R इक्वल्स टू 9.5, R को D मान लो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, ये लेस देन है R जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा ही तो है। तो इसका मतलब ये इंटरनल पॉइंट हो गया। सो E एट पॉइंट D इक्वल्स टू 0, मतलब जहां पे 9.5 आएगा। तो E इंटरनल यानी जहां पे मैंने D डिस्टेंस पे कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है R इक्वल्स टू, अब R इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर दिया है, इसको बदलो, क्या आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको क्या लिख सकता हूं, 1.5 0.15 मीटर लिख सकता हूं क्या। तो सीधा सा फॉर्मूला था E आउटसाइड, क्यों आउटसाइड, क्यों, ये 15 सेंटीमीटर और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो बाहर हो गया। ये क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो था। आर की वैल्यू आपको दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, वहां आपको ऊपर बताने के लिए समझा दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे इजीली, एक बार नोट कर लो, इधर सोल्व करके दिखाता हूं। ये हो गया अब आपका, देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपके पास, E आउटसाइड इक्वल्स टू 9 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 9 और -6 10 टू द पावर 3 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया -4, ऊपर ये गया तो पावर 3 और जुड़ गया, 3 और 4 7 इंटू इसका इसमें आपको डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर लेना, इसका जो भी आंसर आए वो आपके पास, देखो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना इसकी, ये कैलकुलेशन आएगी वोल्ट अपॉन मीटर। भाई फ्लक्स होता तो वोल्ट इनटू मीटर और इंटेंसिटी है तो वोल्ट अपॉन मीटर। इसका कैलकुलेशन लमसम आएगा, देखो इसको अगर 10 मान लूं तो ये कितना आ गया 31 पॉइंट। आप कर लेना इसको कैलकुलेट, ठीक है, आप सब कर लोगे मुझे पता है। तो आज बच्चों आज के लिए इतना ही। तो कल हमारा इसके साथ साथ रेगुलर क्वेश्चंस होंगे, कल भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, कल और भी इससे बेटर क्वेश्चन होंगे। आज 4 के, कल शायद 7-8 क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको ये बिना देखे और करने हैं, ठीक है, कोशिश करना बिना देखे करने की। आप अपने क्वेश्चंस देखें और मुझे बताएं क्या बिना देखे आपका सही हुआ या नहीं। कम से कम ये बात तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका हुआ या नहीं, यस और नो लिखिए। कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे प्रॉब्लम भी मेंशन करें। कल भी हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन ही होगा। आप इतने इसको रिपीट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।